चलिए शांत हो जाइए बालक। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके स्कूल टेस्ट में पूछा गया है। ठीक है, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। उसके बाद कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप देखेंगे कि हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ठीक है, आपको क्लास में ही गुरुत्वाकर्षण वाले में कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए थे, तो एक एक करके देखा जाए। जिसमें लिखना होगा आप ऑप्शन मेंशन कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन शेयर कर देंगे पीडीएफ। ठीक है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समीकरण y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स में ओमेगा की बीमा होगी। तो याद रखेंगे इसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति। 2 पाई इंटू आवृत्ति, तो इसमें 2 पाई तो अचर हो गया। ठीक है, बीमीय सूत्र निकालेंगे किसका, ये आवृत्ति का, और इसका सेकेंड इनवर्स 1 होता है, तो बीमीय सूत्र क्या होगा, टी इनवर्स 1। आपने बोला सर इसमें तो टी है लेकिन एम के साथ है, तो याद रखेंगे इसमें हो जाएगा m0 L0 टी इनवर्स 1। कारण क्या है कि अगर किसी का बीमा शून्य है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पर m0 है L0 t1, इसका मतलब ये दोनों 1 इंटू L इनवर्स टी इनवर्स 1 है। कितना है, 1 इंटू टी इनवर्स 1। तो याद रखेंगे यही हमारा बीमीय सूत्र सही होगा। तो पहला का सही विकल्प कौन है, m0 L0 टी इनवर्स 1। क्लियर है बालक। कैसे, तो ओमेगा का सूत्र होता है, ओमेगा का दो सूत्र होता है, 2 पाई इंटू आवृत्ति होगा या होता है 2 पाई अपॉन टी। आप दोनों में से कोई का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है बालक। चलिए, जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, पैराग्राफ पे नोट डाउन कर लीजिए। जिनका हो गया होगा सही है, और जिनका अभी टेस्ट नहीं हुआ होगा तो यही आएगा, याद रखिएगा यही आएगा। अब जाना है और डायरेक्ट वहां पे लिखना है। हो गया बालक, आगे बढ़े। चल बना है के अचर होता है कि आप कांस्टेंट ले सकते हैं। देखिए अभी इक्वेशन के बारे में आप जानते नहीं, अभी तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, अभी आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा सब के बारे में। ठीक है, अभी ना साउंड वेव भी नहीं पढ़े हैं, केवल आपको ये पढ़ाया है जरूर, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू आवृत्ति। कहाँ मिला था, तो कोणीय जब बता रहे थे, कोणीय वेग वगैरह विस्थापन, उसमें ये आपको बताया गया था। तो जो नहीं पढ़े हैं उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो पढ़ाए हैं उस पर करेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, चलिए सेकंड बताइए। तो करा निम्नलिखित में किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान है। युग्म मतलब पेयर होता है, जोड़ा होता है। करा किसका बीमीय सूत्र समान है, बताइए, बताओ बालक, इसमें कौन सही ऑप्शन होगा। कार्य कहाँ है, कार्य शक्ति, बिल्कुल गलत बालक। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य शक्ति का बीमीय सूत्र एक समान कैसे हो सकता है, नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहला कह रहा है ऑप्शन नंबर ए चेक कर ले रहे हैं, कह रहा है कि दाब, तो दाब जो होता है ये होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो और इधर देखिए क्या कह रहा है कि इकाई क्षेत्रफल की ऊर्जा, तो इकाई क्षेत्रफल की ऊर्जा या कोई ऊर्जा हो, याद रखिएगा इकाई क्षेत्रफल का ऊर्जा हो या कोई ऊर्जा हो, तो ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य होता है बल गुने विस्थापन। तो इन दोनों का बीमीय सूत्र एक समान हो सकता है, नहीं होगा। एक है बल बटा क्षेत्रफल, एक है बल गुने विस्थापन, तो पहला विकल्प आपका गलत होगा, ये नहीं होगा। सेकंड चेक कर ले रहे हैं, किनका भी है बताइए तो। और आवाज हमको मोर देन 1 सुनाई दिया है, बस एक ही आदमी का है, तो हमको बताना होगा। देखिए दूसरा है बी नंबर को चेक कर दे रहे हैं। बी नंबर क्या करेगा, दाब, तो दाब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स का क्या होगा, m L T इनवर्स 2, और एरिया में 2L होता है, तो L से L कैंसिल, तो m L इनवर्स 1 T इनवर्स 2 हो गया वाला। ये भी निकालने का काम नहीं, इसी से चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, तो कह रहा है कि इकाई आयतन की ऊर्जा,
इकाई आयतन की ऊर्जा। तो बताइए वाला इकाई आयतन की ऊर्जा कैसे निकालिएगा? ऊर्जा बटा में आयतन। बैठ जाइए, बहुत अच्छा। तो याद रखेंगे ऊर्जा बटा में आयतन, करेंगे इकाई आयतन की ऊर्जा, ऊर्जा बटा में आयतन। तो ऊर्जा को तोड़ दीजिए, कैसे तोड़िएगा? बल गुने विस्थापन से तोड़ देंगे। ऊर्जा भी एक तरह का कार्य होता है, तो कहिएगा सर कार्य बटा में आयतन लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। ठीक है, कार्य को कैसे तोड़िएगा? बल गुने विस्थापन, और आयतन में 3 गो लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमने बोला कि इसको क्षेत्रफल इंटू लंबाई लिख लीजिए। अब विस्थापन भी लंबाई है, ई भी लंबाई है, तो क्या बचा? एफ बटा ए। एफ का क्या होता है? एम एल टी इनवर्स 2, और क्षेत्रफल में 2l, एल से एल कैंसिल, तो कितना है? एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। आप देख सकते हैं दोनों का बीमीय सूत्र क्या है? एक समान। तो आपको सीधा सीधा नहीं दिया है इसमें कोई, आप सीधा सीधा नहीं दिया कि आप बता दीजिएगा, संवेग आवेग नहीं दिया कि कह दीजिएगा दोनों का एक ही होता है। चेक करके बताना पड़ेगा किसका सही है किसका गलत। तो याद रखेंगे एक का कितना आया? तो फोर्स बाई एरिया, और इसमें भी देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग निकाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको मेंशन कर लीजिए जल्दी। लिख लीजिएगा कैसे तोड़ा गया है, बी नंबर को कैसे तोड़ा गया है, क्योंकि ऑप्शन से आपको मालूम नहीं चलेगा। अब हम बता दें कि दिख रहा है साफ साफ। रुक जाओ, इधर हम साफ साफ बना दे रहे हैं। कितना नंबर था? 2 था ना बालक? तो एक था दाब, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और एक क्या था? तो ऊर्जा बटा में आयतन। हम क्या बताए थे? ऊर्जा को कार्य में बदल दीजिए, और ये आयतन, कार्य को क्या? बल गुने विस्थापन, और आयतन में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो दोनों को मिला के क्षेत्रफल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना हुआ? बल गुने विस्थापन और क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब लिखिए, हमने बोला बजावन करो जी, याद रखेंगे ऊंचाई और विस्थापन दोनों का काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि दोनों क्या है? लंबाई ही होता है। तो क्या बच गया? एफ बटा ए। दोनों सेम दिख रहा है ऊपर नीचे, जब दोनों सेम है तो बीमीय सूत्र भी क्या होगा? सेम ही होगा। जल्दी, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके टेस्ट का। हो गया बालक? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें सार्थक अंक संख्या आपसे पूछ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है। 3 नंबर में आते हैं। ध्यान देंगे, कह रहा है सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो सार्थक अंक आपको बताया गया था, कितना है इसमें? 4 है। तो याद रखेंगे कि 0 से खत्म हुआ है, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना होगा? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आपको निकालना सिखाया गया था, इसमें बहुत कंडीशन था, शर्त था, कब होगा नहीं होगा इस तरीके। चलिए 4 नंबर, करेंगे यदि द्रव्यमान तथा चाल के मापन में त्रुटि क्रमशः कितना 2% और 3% हो, तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? कैसे 8%? बताओ तब कैसे बोल रहा है 8 सुन के खाली। चलिए ध्यान देंगे, आपसे कह रहा है, बात मत करो बालक, कह रहा है द्रव्यमान और चाल में त्रुटि क्रमशः 2%, तो द्रव्यमान में 2% है और चाल में 3% है। कह रहा है गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगा बताइए। तो ध्यान देंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर में काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। तो गतिज ऊर्जा जो होगा बालक, ये होता है हाफ mv²। कितना होगा? हाफ mv²। अब किसमें त्रुटि दिया है? द्रव्यमान में। तो ध्यान देंगे द्रव्यमान में त्रुटि कितना होगा? डेल्टा m/m × 100, और ये प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला है। कितना प्रतिशत त्रुटि है? 2%। और ये कौन था? वेग में था ना बालक, तो कितना होगा? डेल्टा v/v × 100, और ये कितना है आपका? 6% था। कितना था? ये आपका 3% था, तो ये हो गया 3%। अब कह रहा है कि गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि कितना होगा बताइए। तो ध्यान देंगे काइनेटिक एनर्जी का अगर त्रुटि निकालेंगे तो ये भी कितना होगा? डेल्टा k/k × 100।
चलिए ई कांस्टेंट है, अचर को हटा दीजिए, अचर का गणना नहीं करेंगे, द्रव्यमान ले लीजिए। तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, इसके बाद प्लस ये कितना है v स्क्वायर। तो याद रखिएगा पावर आके आगे गुना हो जाता है, और ये कितना होगा तो डेल्टा v अपॉन v इंटू कितना 100। अब यही प्रतिशत त्रुटि है गतिज ऊर्जा का, इसका वैल्यू वहां से उठा लीजिए 2%, 2 इसका कितना है वहां से 3%, तो कितना हो गया ये 2 हो गया और 3 दूनी 6, 6 2 8% का टोटल काइनेटिक एनर्जी का त्रुटि होगा। तो ये प्रतिशत त्रुटि के पद में है बालक। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ mv²। इसमें 1/2 अचर को काउंट हम लोग नहीं करते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम से आके कहां गुना हो जाएगा सामने। मेंशन कीजिए इसको, 4 नंबर के ये है। इसमें ऑप्शन नंबर कितना है बालक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये होगा। जल्दी जल्दी बनाइए तो इसको। अगला क्वेश्चन सदिश से संबंधित बना है, 5 नंबर क्वेश्चन है, कितना है बताइए। अच्छा क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, बताइएगा क्या हो सकता है। हो गया बालक, चलिए नेक्स्ट। चलिए हटा जाए इसको, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका सदिश सदिश से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया था, दिख रहा है बालक। ये कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू सी तथा मॉड में वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c हो तो a और b के बीच का कोण बताइए। ध्यान देंगे, एक ट्रिक भी बताए थे, निकाल भी सकते हैं लेकिन ट्रिक भी बताए थे आपको, क्या था सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। आपको बताए थे कि जब दो सदिश का योगफल, ठीक है, दो सदिश का योगफल c हो और इनका घटाव भी c ही हो, तो थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना 90। चेक करके देख लीजिए, चेक करके देखते हैं कितना है। तो a प्लस बी इक्वल टू सी एक दिया हुआ है, एक मॉड में दिया हुआ है। तो हमने बोला कि परिमाण निकाल लीजिए ना, परिमाण निकालिए। तो परिमाण निकालेंगे, एक ये दिया हुआ है और एक दिया हुआ है कितना, तो मॉड में डाल के ऐसे दिया हुआ है। तो किसी वेक्टर को मॉड में डालने से क्या हो जाता है बताइए, वो परिमाण बन जाता है। तो याद रखेंगे, अगर a प्लस बी का एक तरफ और एक a माइनस बी का एक तरफ परिमाण ले, तो बताइए वेक्टर में परिमाण निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और माइनस वाले में अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो हम स्क्वायर करके रूट हटा ले दोनों का, तो डायरेक्ट आते हैं कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इधर का इधर आ जाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, cos थीटा। यहाँ क्या होगा बालक, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, माइनस को उधर ले जाइए, 2 2 कितना हो जाएगा, माइनस इधर आगे हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा निकालिए, तो cos थीटा तो 0 अपन कोई भी डाटा रखिएगा तो 0 हो जाएगा। 0 0 कितना डिग्री, cos 90 डिग्री, cos cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इतना लिखने का काम नहीं है, जब देख लेंगे कि परिमाण बराबर है, ठीक है, नेचर विपरीत है, तो थीटा का वैल्यू हम क्या रख देंगे 90 डिग्री। कितना है बालक, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बनाइए जल्दी इसको।
हो गया बालक। इसमें हम लोग क्वेश्चन बनाए थे जब धनात्मक और ये ऋणात्मक दोनों वाला सदिश किए थे तब इस पे बना था। चलिए आगे बढ़ा दिया जाए बालक। हाँ थोड़ा सा रफ्तार बनाइए, धीरे धीरे लिखने वाला आदत छोड़िए बालक, ठीक है, क्योंकि 10th वाला स्पीड रखिएगा, एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में है, गुरुत्व के अधीन गिर रहा है, इसे छोड़ दिए ऊपर से गिर रहा है, तो बताइए क्या एक समान होता है। तो याद रखेंगे संवेग, वेग, त्वरण और चाल। तो कितना आदमी का त्वरण आंसर है, अभी क्यों पूछेंगे, क्यों बताओ जी, क्यों त्वरण एक समान होगा। पढ़ जाइए, आप बताइए वही का मतलब का है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। कल ही पढ़ाए थे कि अगर कोई पिंड गुरुत्व के अधीन अगर गति करे, ध्यान देंगे, आपको बताए थे कि अगर कोई पिंड ऊपर से छोड़ दीजिएगा नीचे गिरता है तो ये होता है gm/r²। मतलब जी का वैल्यू जो आप 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस सब पर एक जैसा होता है, ये बदलता ही नहीं है। वो पिंड भारी हो हल्का उससे कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है कि स्मॉल जी का वैल्यू आप देख सकते हैं पृथ्वी के जिस प्लैनेट पर है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है और उसी के त्रिज्या पर। किसको गिरा रहे हैं इससे तो मतलब है नहीं है, ठीक है। आप कलम को गिराइए या किसी को गिराइए, सब पर जी का वैल्यू 9.8 ही लगता है, अलग अलग नहीं। कारण क्या है, याद रखेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी भी पिंड के द्रव्यमान से मुक्त होता है। ये किस पर निर्भर करता है, तो जिस प्लैनेट पर, जैसे पृथ्वी पर आप निकाल रहे हैं तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और पृथ्वी के त्रिज्या पर, और किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो इसीलिए यह त्वरण का मान क्या होगा, एक समान, और इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का नाम देंगे, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण हो या कोई त्वरण है तो त्वरण ही, तो याद रखेंगे इसमें क्या एक समान होगा, तो त्वरण एक समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि G इक्वल टू होता है gm/r²। इसमें m है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का त्रिज्या। तो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप किसको गिरा रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है कौन ग्रह पे गिरा रहे हैं, क्योंकि हर ग्रह के लिए जी का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज। क्यों चेंज, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये उस पिंड के, उस प्लैनेट के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर, ये तो फाइनली आपसे बन गया होगा। कह रहा कि एक समरूप त्वरण से सरल रेखीय गति करने वाले वस्तु के दो बिंदु पर वेग v1 तथा v2 हो तो उसके ठीक मध्य बिंदु पर वेग होगा। बना है जी किसी से? चलिए, आप नहीं बनाए होंगे या बनाए होंगे तो मोबाइल से देख के बनाए होंगे, जो कि गलत बात है, ठीक है। और क्लास में बताना हो तो साइलेंट हो जाते हैं। चलिए हम बता दे रहे हैं। मध्य में पूछा है, इसका मतलब अगल बगल भी कुछ होगा तभी मध्य आता है, ठीक है। तो मध्य का मतलब ये 0.1 हो गया है, ये 0.2 हो गया और ये 0.3 हो गया। क्लियर है बालक? हमने बोला कि वेग बताना है तो दूरी मानना पड़ेगा, यहां से यहां तक का दूरी मान लीजिए कि x है, और आप मध्य का भी बात किए हैं तो टोटल x है तो आधा दूरी कितना होगा, x/2। टोटल दूरी x है तो आधा दूरी कितना होगा, x/2। अब हमने बोला कि गति का समीकरण आपको पढ़ाया है, याद है, v² = u² + 2as, याद है वाला? तो क्या लिख सकते हैं, v1 v2² = v1² + 2ax लिख सकते हैं। बोलो वो कहाँ लिख सकते हैं, तुम बताओ कि यहाँ v² = u² + 2as होता है,
तो आपने बोला यू तो आप लिखवे नहीं किए हैं, V1 लिख दिए, काहे लिख दिए बताइए, समीकरण कहां से निकल के आ गया? नहीं। और कोई बालक? ठीक है, चलिए हम बता दे रहे हैं। आप कहिएगा सर समीकरण में यू है, भी क्यों लिख दिए? यू का मतलब बताइए, प्रारंभिक। तो आप यहां से चलिएगा तो यही ना वेग आपका प्रारंभिक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां निकाल रहे हैं तो प्रारंभिक वही ना होगा, क्योंकि वहीं से आप चले हैं। तो इसमें याद रखिएगा यही आपका प्रारंभिक वेग है। और 2a s होता है, s दूरी है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? x। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या बालक, कहां पे ना, ये प्रारंभिक वेग है। हम वेग को आपका क्वेश्चन में दिया है V1 V2, नहीं ना दिया है U1 U2। वो कह दिया कि ना वेग V1 और V2 है, वहां का V1 है, यहाँ का क्या है? V2। कह दिया कि यहाँ का बताइए। अगर U देता तो U लेके बनाते। तो हमने बोला कि अगर यहाँ वेग निकाल रहे हैं, ये अंतिम वेग, तो वहां से आप चले होंगे तो प्रारंभिक वेग। तो यहाँ का वेग V1, यहाँ का वेग V2, तो इसमें प्रारंभिक वेग कौन है? अंतिम वेग कौन है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। आई बीच वाला पूछ रहा है कि ये बताइए V3 हमको बताइए कितना होगा, तो वही निकालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत? चलिए, इसमें A निकालना है तो इसको उधर उठा के फेंकिए। कितना होगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो जब A निकालिएगा तो कितना होगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2x हो जाएगा। देखिए तो त्वरण वाला डायरेक्ट नहीं बताया था कि v माइनस यू अपॉन 2a होता है, तो उसी तरीके से निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? इसको उधर ले जाएंगे, उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, यह माइनस में हो गया। और जब यहां से a निकालिएगा तो 2x कहां चल जाएगा? नीचे। अब सवाल ये सर ये क्यों लिखे हैं, तो इसका यूज करने वाले हैं। देखिए यूज करेंगे। एक और समीकरण बनाइए मध्य के लिए। तो अगर हम कह दिए कि मेरा अंतिम वेग है, तो प्रारंभिक वेग कौन होगा? आप यहां पहुंचे हैं तो वहीं से न चले होंगे, तो EU हो गया, ये क्या हो गया? V। फिर एक समीकरण बनाएंगे। समीकरण क्या होगा? V3 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2a s होता है। तो दूरी तो आधा हो गया ना जी, टोटल दूरी पहले x था, लेकिन यहाँ पे निकालिएगा तो दूरी तो आपका आधा है, तो आधा लिखिए यहाँ पे x अपॉन 2। V3 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2 है। a का वैल्यू यहां से उठाइए, a का वैल्यू वहां से कितना है बालक? तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2x, और बगल में देखिए कौन है? x अपॉन 2। कुछ कट रहा है बालक? तो यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल, 2 से 2 साफ, तो जो बच गया उसको लिखिए। कितना बच गया? V3 स्क्वायर इक्वल टू कितना? V1 स्क्वायर प्लस, बात मत करो हुआ, कितना हो जाएगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बटा में 2। भिन्न पर का घटाव पढ़े हैं, बना दीजिए उसको। तो कितना हो जाएगा? 2V1 स्क्वायर, गुना हो जाएगा, तो 2V1 स्क्वायर में से घटा दीजिए। 2 भिन्न पर का जोड़ पढ़े ना बालक? बोल ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, मालूम चलेगा, वो पढ़ाना पड़ जाएगा। तो 2V1 स्क्वायर प्लस में क्या था? V2 स्क्वायर था, और माइनस V1 स्क्वायर बटा में 2। देखिए 2 में से घटा लीजिए, तो V3 स्क्वायर इक्वल टू कितना? इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बटा में 2। किसी का स्क्वायर हटता है तो बगल वाले पे अंडर रूट, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाए। कहां? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केवल आप टिक लगा देंगे, एबीसीडी तो नहीं होगा बालक। इसको एक्सप्लेन करके अगर बना लीजिएगा तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा था क्वेश्चन एक बार और बता दे रहे हैं। कह दिया था कि यहाँ का वेग V1 V2 है, तो बीच वाला वेग बताइए कितना होगा। यही आपसे पूछा था कि संबंध बताइए कैसे निकालेंगे। तो संबंध निकाल लिए, पहले ये दोनों का संबंध निकाले हैं, तो वहां से आप चले हैं, यहाँ पहुंचे हैं, तो ये अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, तो ये समीकरण बन जाएगा, उससे a निकाल लेंगे। फिर मध्य वाला पूछा है, तो वहां से चलिएगा, यहाँ पहुंचिएगा, तो प्रारंभिक वेग ई अंतिम वेग। तो हम क्या किए हैं? इस समीकरण से पहले a निकाल लिए, और जब दूसरा मध्य वाला समीकरण बनाएंगे तो उसमें a के जगह पे वहां से उठा के रख देंगे। और दूरी याद कीजिए, दूरी कितना हो जाएगा? आधा।
जब सबको काट कूट के हल कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। जल्दी से इसको बना लीजिए। ये कितना नंबर में है बालक? 7। जल्दी जल्दी हो गया एकदम जल्दी। ठीक हो गया तो रुक जा। हाँ फिर टाइम होगा हम खुद पलट देंगे, आपको नहीं बोलना है। हम जानते हैं लिखने में कितना समय लगता है। चलिए हो गया। नेक्स्ट नहीं होगा छोड़ दीजिए, वीडियो देख लीजिएगा। 3rd नंबर देखिए, लिखने का एक एवरेज टाइम होता है, आप वो टाइम को एकदम क्रॉस कर जा रहे हैं। चलिए हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 7। 8 में आते हैं बालक। चलो 8 करें। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए ध्यान देंगे, ये तो विस्थापन में परिवर्तन को बताता है। ऑप्शन में कह रहा है त्वरण, तय की गई दूरी के बराबर नहीं, वेग में परिवर्तन नहीं। ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, लेकिन मिलता जुलता ऑप्शन बी दिख रहा है मेरे को। कहिएगा वो क्या है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बात मत करो बुआ, डोंट टॉक। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। देखिए इसमें कह रहा है वेग समय ग्राफ। तो अगर ये समय वाला अक्ष ले ले और ये वेग वाला ले ले बालक, तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाइएगा तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। बात मत करो जी। इसमें क्या है बालक कि t1 टाइम पर आपका वेग यहाँ पर v1 होगा और t2 टाइम पर वेग कितना होगा? v2। बात मत करो जी, बार बार बोल रहे हैं, बतिया रहा है। ध्यान देंगे तो हमने बोला कि अगर ग्राफ का बात किया जाए, ये दोनों तो आपस में बराबर ही हो जाएगा क्योंकि एक ही अक्ष पर है। तो ये कह रहा है कि ये बताइए ये क्या होगा। तो अगर क्षेत्रफल का हम बात करें, क्योंकि क्षेत्रफल किसके बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो आपका ये लंबाई चौड़ाई, कोई एक लंबाई ले लीजिए, एक चौड़ाई ले लीजिए। तो हमने बोला कि यहाँ पर अगर लेते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, तो t2 माइनस t1 ले लेंगे और यहाँ पर v2 माइनस v1 कर लीजिए, मतलब वेग से गुना कर देंगे। इसको आप डेल्टा t को t2 माइनस t1 को t भी लिख सकते हैं, केवल t भी लिख सकते हैं, क्योंकि समय में से समय घटाइएगा तो रिजल्ट तो समय का ही आएगा। अब हमने बोला ये एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू dx अपॉन dt। बात मत करो वाला, dx को x2 माइनस x1 लिख सकते हैं और dt को t2 माइनस t1। तो v इक्वल टू कितना मिला? x2 माइनस x1 और नीचे कितना? t2 माइनस t1। तिरछा तिरछी गुना कराइए तो ये कितना होगा? v इंटू t2 माइनस t1 और e कितना है? x2 माइनस x1। इसी का नाम क्षेत्रफल है। अभी देखिए इधर यहाँ पे दिख रहा है t2 माइनस t1 इंटू v को आप क्या नाम दिए हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का नाम दिए हैं। तो हमने बोला कि एक काम कीजिए, इसको हटाइए, इसके जगह पे क्या लिख दिए? क्षेत्रफल। और ये क्या है? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 को विस्थापन में परिवर्तन कहा जाता है। विस्थापन में परिवर्तन है ऑप्शन में, विस्थापन में परिवर्तन नहीं। तो जब नहीं है तो इनमें से कोई नहीं रहता तो वही टिक करते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया है? तो तय की गई दूरी के बराबर। तो विस्थापन में से, विस्थापन भी एक तरह का लंबाई होता है, तो जब वो घटा के निकालिएगा तो कोई ना कोई लंबाई निकलेगा।
तो यहाँ सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तय की गई दूरी के बराबर। लेकिन एक्चुअल में विस्थापन में परिवर्तन होता है बालक, लेकिन जब ऑप्शन नहीं है तब कौन होगा? तय की गई दूरी के बराबर, क्योंकि विस्थापन 10 है, इसमें 6 घटा दिए तो 4 आ गया, तो ये भी तो एक दूरी हो गया ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बनाना होगा तो हिंट देख लीजिए, हिंट देख सकते हैं। आगे बढ़ा दे। चलिए हल्ला मत कीजिए, बहुत आदमी एक बार देख के और उसको लिख लेते हैं, तो उनके लिए ये समय दिया जाता है। आगे बढ़ा दे बालक। तो ऑप्शन नंबर बी था ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हो गया बालक। अब देखिए केवल एबीसीडी में टिक लगाने से नहीं होगा, जितना क्वेश्चन है एक्सप्लेन करके बना लीजिए, वो आपको याद हो जाएगा। फिर कभी भविष्य में मिलेगा तो आप उसको आराम से बना सकते हैं, या टाइप भी मिलेगा तो आप उसको बना सकते हैं। चलिए कह रहा है कि यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। तो ध्यान देंगे अभिलंब अभिक्रिया क्या है? इफ नॉर्मल रिएक्शन इज डबल देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी नॉर्मल रिएक्शन। आप बोलिए, कोई बनाया है बालक? क्या है? अब बोला इसको अगर डबल कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? आधा। तो याद रखेंगे उसको तोड़िए ना ऊपर वाले को, अगर वो उसको तोड़िएगा तो μs × n पर टूट जाएगा। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम प्रणाम। कितना बजे? हाँ ओपन है, ओपन है। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आना हम बता देंगे। ठीक ठीक ठीक, प्रणाम प्रणाम। ध्यान देंगे, समझिएगा। आपको जब लिखवाए थे तो म्यू के बारे में कुछ बताए थे, याद है? बताए थे कि सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है बालक। याद रखिएगा, ये किस पर निर्भर करेगा? सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि सतह का प्रकृति कैसा है। इसमें किसको बढ़ाने के लिए कह रहा है? कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन इज द बल। नॉर्मल रिएक्शन लंबवत संपर्क बल को कहते हैं। आई कब होता है? जब भार आपका ज्यादा रहे तब होता है। तो याद रखेंगे घर्षण बल प्रभावित हो जाएगा। घर्षण बल जैसे आप पढ़े होंगे Fs = μs × n, याद है? तभी ना हम लोग μs = निकालते हैं। कैसे? तो μs = कितना होगा? Fs/n। अभी विद्यार्थी बताया भी है, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसको आप डबल कर देंगे, आप इसको डबल कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, 10 गुना कर दीजिए, ठीक है? इसके परिमाण पर ध्यान देंगे। इसका परिमाण 2 तरीके का होता है। जब सतह की प्रकृति को चेंज करेगा तब ये चेंज होता है। परिमाणात्मक अगर पूछा जाए कि परिमाण में कितना चेंज किया तब बताएंगे, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा कि अपरिवर्तित नहीं रहता तब ऑप्शन ले सकते थे। तो याद रखेंगे म्यू का वैल्यू जो है इस सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, आपके भार पर निर्भर नहीं करता है। अब 2 गुना 4 गुना 8 गुना कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये कब चेंज होता है? इसका कंडीशन भी है, शर्त भी है। कंडीशन कब चेंज होगा? जब घर्षण बल के साथ तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो परिमाण के रूप में चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आधा। ठीक है? तो ये गुण के रूप में पूछ रहा है कि गुण के रूप में अगर ये ऑप्शन में ये नहीं रहता तब तो हम मान देते कि आधा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर अपरिवर्तित है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम की सतह की प्रकृति पर। कितना भारी हो इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, भारी है, सतह चिकना है, तो अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
तो याद रखेंगे ये डिपेंड करता है किस पर, सतह की प्रकृति। हाँ, परिणात्मक अगर मान पूछे तब बताइएगा, वो भी शर्त दे के घर्षण बल के साथ तुलना करके बताइए तब निकालेंगे। चलिए 10 नंबर में बताइए। ये तो फाइनली नहीं बना हुआ, बोलो कितना बनाया है, बता दे जब बनाइए बड़ा था। अच्छा छोड़ो, महत्तम ऊंचाई का सूत्र बताओ। परास बताया था ना प्रोजेक्टाइल मोशन, महत्तम ऊंचाई का सूत्र बताओ। कल नहीं पढ़ाए थे, वो 1-2 महीना पहले पढ़ाई हुआ था, तुम उस दिन आया था, यू हम देखे थे। बोलो जी महत्तम ऊंचाई का। H बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तुम्हारा बता दो आर क्या जानता है, जानो तू क्या बड़ा ही बताओ पहले हमें। किसका मोबाइल बजा दे, चलो खड़ा हो जा, बताओ तो आर बराबर, बताओ आर बराबर कितना। हो गया, बगल वाला पड़ोसी बता जी, कौन बताएगा जी इधर से। आर बराबर रेंज बताइए कितना बताया गया था, रिलेशन है पूछ रहे हैं, पूरा फॉर्मूला। बैठ जाओ, ऐसे नहीं होगा बालक, पढ़ना होगा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है कि प्रक्षेप गति में क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर परास बराबर होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बराबर होगा, तो बताइए प्रक्षेप कोण कितना होगा। तो देखिए यही दोनों बराबर कह रहा है, कह रहा है कि H बराबर R होगा तब। अब इधर हम पढ़ा रहे हैं, बतियाइएगा फिर खड़ा करा देंगे। अब चाहते हैं कि हम नहीं पूछे, एकदम साइलेंट रहिए, कुछ नहीं पूछेंगे, हल्ला कीजिएगा आप ही से पूछेंगे। ये दोनों बराबर बराबर करके देखो ना बालक, H कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है 2g। ये कितना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा को तोड़िए, कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तोड़ दिए। और नीचे कितना है g, कुछ कट रहा है बालक, g से g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एगो साइन कटेगा, देखिए एगो साइन से कटेगा तो एगो साइन थीटा बच जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, तो ऊपर साइन थीटा बच गया, नीचे 2 बच गया, इधर क्या बचा है जी 2 और cos, इधर बच गया 2 और cos थीटा। हाई cos को नीचे लाइए तो साइन बटा cos हो जाएगा, हाई 2 को ऊपर लाइए 2 दूना साइन बाई cos को, tan थीटा बराबर कितना 4, tan में 4 कितना डिग्री का वैल्यू, tan 75.91 डिग्री, लगभग में कितना लिख दे, तो लगभग में लिख देंगे tan थीटा लगभग कितना बताइए, tan 76 डिग्री, tan tan कैंसिल, थीटा लगभग में कितना 76 डिग्री आया है। तो आए तो लिख लीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा 10 का कौन होगा जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत बालक। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, जिसे पूछेंगे वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा बालक। चलिए आप बताइए बालक। आप कह रहा है कि वेग तथा त्वरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है, किसमें होता है, रेखीय गति में, गुरुत्वीय में, वृत्तीय में, किसमें होगा वेग और त्वरण का दिशा, वृत्तीय में। बहुत अच्छा, बता चुके हैं कि वृत्तीय गति में वेग और त्वरण का दिशा एक दूसरे के क्या होता है लंबवत। कैसे होता है तो देख लीजिए, अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पे गति करता है तो एक वेग का दिशा, इधर बल का दिशा, तो F बराबर m है, तो त्वरण हो गया ई त्वरण ई बल, तो कोण कितना 90। क्लियर है बालक। तो कितना हुआ 10 का 10 नहीं 11 था ना जी, 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर
कह रहा है कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए नियत राशि है। क्षैतिज में गतिज ऊर्जा नियत होता है, ठीक है। क्षैतिज वृत्तीय, देखिए क्षैतिज लंब दो वृत्तीय गति होता है। कैसे? ऐसे घुमाएंगे तो क्षैतिज, और ऐसे घुमाएंगे तो लंबवत वृत्तीय गति। ऐसे घुमाइएगा तो क्षैतिज वृत्तीय गति, और ऐसे घुमाइएगा तो लंबवत वृत्तीय गति। चलिए, ये परिभाषा में ही मिला था। चरम घर्षण स्थैतिक, चरम घर्षण स्थैतिक घर्षण गुणांक का क्या होता है? महत्तम मान, ठीक है। आपको बताया गया था कि स्थैतिक घर्षण गुणांक महत्तम मान को क्या करते हैं? चरम घर्षण। तो याद रखिएगा कि चरम घर्षण स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण गुणांक महत्तम मान को क्या कहते हैं? चरम घर्षण गुणांक। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14। रुको, 15 को कम से कम। कह रहा है कि एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है? क्या संरक्षित रहेगा? संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों। कोई दिक्कत बालक? अगला क्वेश्चन बनाने वाला है तो छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आपका टाइम ओवर हो चुका है। बंद करो जी, बंद करो जल्दी।